हेलो स्टूडेंट, मैं सुजीत तिवारी। आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। ये सेकेंड यूनिट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ऑलमोस्ट हर बार फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम main objective of multi-programming is to keep on running processes all the times for maximum CPU utilizations. Means we have to maximum use CPU utilizations. जो हमारा CPU है वो मैक्सिमम टाइम आपका बेस्ट यूज़ हो, मैक्सिमम टाइम आप उसमें बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सको और कम से कम आइडल टाइम वो शो हो। सेकेंड चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है, शेड्यूलिंग इज़ फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग उसका फंडामेंटल फंक्शन होता है। इसके दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, लाइक नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। अब हम डिस्कस करें नॉन प्रिमिटिव होती क्या है। तो नॉन प्रिमिटिव मीन्स वंस अ प्रोसेस इज अलोकेट द सीपीयू इट डज नॉट लीव अनलेस। मीन्स अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो वह किसी भी कंडीशन में स्टॉप नहीं होती। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि इट हैज़ टू वेट लाइक एनी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट और व्हेन इट्स फाइनली टर्मिनेट्स। मीन्स अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो वो टर्मिनेट होकर ही ख़त्म होती है। सेकेंड वन है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स operating system can force a process from CPU at any times। मीन्स अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है अगर उससे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस उस क्यू में है तो वो जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेस उसको होल्ड करके या उसको वेटिंग क्यू में डालकर जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आई है उसको वो एग्जीक्यूट करा सकता है या उसको प्रायोरिटी से एग्जीक्यूट कर सकता है। इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स को जान लेते हैं जो कि हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे काम आएगा। तो कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है हमारे पास, जैसे कि कुछ लाइक सीपी यूटिलाइजेशंस। CPU यूटिलाइजेशन मीन्स होता है कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल्स। मीन्स आपको जो CPU है वो मैक्सिमम टाइम वर्क करने की कंडीशन में रहे, ना कि वो आइडल कंडीशन में रहे किसी प्रोसेस को वेटिंग पीरियड समझ के। मैंने मैक्स लिखा है, मैक्स का मतलब ये है कि इसको अगर हमें बेस्ट यूटिलाइज करना तो हमें इसको मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज़ थ्रूपुट। थ्रूपुट मीन्स क्या होता है, जस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूट पर टाइम यूनिट। मीन्स एक टाइम यूनिट पर आपका मैक्सिमम कितनी प्रोसेस कंप्लीट हो सकती हैं, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है। टर्न अराउंड टाइम मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। मीन्स टाइम फ्रॉम सबमिशंस टू टर्मिनेशंस। ये मिनिमाइज होना चाहिए। क्यों? अगर जितना कम टर्न अराउंड टाइम होगा उतना जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम में क्या होगा, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। मीन्स वह टाइम जब आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए वेटिंग या रेडी क्यू में वेट करती है, ऑलरेडी ये भी मिनिमाइज होना चाहिए। देन रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम्स मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम when a request was submitted until the first response is produced, not output। means time sharing environments ये भी मिनिमाइज होना चाहिए। चलिए, ये बेसिक्स टर्म्स जानने के बाद अब हम कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने जो अभी कवर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कुछ 3 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसका नंबर 1 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन। ठीक, जिसमें से इस वीडियो में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
जो आपका अल्गोरिथम होता है ये एक्चुअली में वन ऑफ द सिंपलेस्ट अल्गोरिथम है, लाइक इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव अल्गोरिथम। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉन प्रिमिटिव मीन्स अगर एक बार कोई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट होने के बाद ही वो सेकेंड प्रोसेस के लिए प्रोसेसर को जगह देगा, ठीक। और ऑलरेडी इट इज़ अ वेरी सिंपल अल्गोरिथम, क्योंकि जो फर्स्ट आया देन फर्स्ट सर्व, वो एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो इसको जब हम सॉल्व, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक एग्जांपल है कि हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, लाइक कंसीडर थ्री प्रोसेसेस P1 P2 एंड P3 एंड वर्स्ट टाइम 24 3 एंड 3। वर्स्ट टाइम मीन्स उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये ऑलरेडी गिवन है कि इतने टाइम में होने के बाद में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स स्टार्ट से टर्मिनेशन टाइम। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमने सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में इसको रखा। देन P1 P2 P3 ऑलरेडी गिवन प्रोसेस है एंड वर्स्ट टाइम जो गिवन है ऑल का, उनको उसके सामने हमने लिख दिया, लाइक 24 3 एंड 3, ठीक। इस तरह से अब हमारे पास, अब हमने ये कंसीडर किया कि सपोज दैट द प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर, जो प्रोसेस हमारे पास पहुंची है, प्रोसेसर के पास जा रही है, वो P1 P2 P3 के सीक्वेंस में आ रही हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने एक गैंट चार्ट प्रिपेयर किया। गैंट चार्ट प्रिपेयर करना बहुत आसान है। जो फर्स्ट प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो रही है उसका वेटिंग टाइम ऑलरेडी ज़ीरो को कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो चूँकि ऑलरेडी गिवन है कि P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 24 है, तो जो P1 है ये 24 टाइम यूनिट होने के बाद में ही कंप्लीट होगी, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव अल्गोरिथम है, मींस ये कहीं बीच में भी आके स्टॉप होकर दूसरे को प्लेस नहीं देगी जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। देन P2 जिसका बर्स्ट टाइम 3 है, देन P2 एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि हमारे सीक्वेंस में P1 देन P2 देन P3 3 टाइम यूनिट्स होने के बाद में जो P3 है, P3 स्टार्ट हुई, देन 3 टाइम यूनिट के बाद में P3 भी फिनिश हुई। अब इस गैंट चार्ट की हेल्प से हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम मीन्स कितना टाइम उस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले रेडी क्यू में टाइम लगा। लाइक P1, क्योंकि P1 फर्स्ट प्रोसेस है इसलिए इसे कोई टाइम नहीं लगा, डायरेक्टली ये 0 टाइम यूनिट में ही वो स्टार्ट हो गई। P2 आफ्टर P1 के कंप्लीट होने के बाद P2 स्टार्ट हुई। P2 ऑलरेडी 24 टाइम यूनिट लगे एंड P3, जो P3 है आपका, P3 जो आपका है ये 27 सेकेंड के बाद या टाइम यूनिट के बाद स्टार्ट हुई और 3 टाइम यूनिट होने के बाद में ये फिनिश हुई, ठीक, 27। तो वेटिंग टाइम निकाला हमने P1 0, P2 24, P3 27। अब with the help of waiting time we just easily calculate average waiting time. How we can calculate average waiting time? The formula of average waiting time is additions of waiting times divide by number of processes. इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा वेटिंग टाइम है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर सम किया हुआ, 0 + 24 + 27 ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, डिवाइड बाई 3। जब हमने इसको सॉल्व किया देन आंसर आया 17 टाइम यूनिट्स। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम जो प्रोसेस का सीक्वेंस चेंज करते हैं तब देखते हैं क्या बदलाव आते हैं। तो अब हमने जो सीक्वेंस थे P1 को लास्ट किया, P2 P3 P1 ये हमने न्यू सीक्वेंस अज्यूम किया। अब देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने गैंट चार्ट प्रिपेयर किया, 0 3 6 30 P2 P3 P1। तो जब वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट किया तो P1 = 6, P2 0 क्योंकि P2 फर्स्ट प्रोसेस है, एंड P3 3 एंड P1 6। तो जो हमने ये वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया, अब विद द हेल्प ऑफ दिस वेटिंग टाइम व्हेन वी कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम देन द आउटपुट will come 3। 3 waiting time units
अब जब हमने पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें जो एवरेज वेटिंग टाइम था वो आया था 17, लेकिन इस दूसरे एग्जाम्पल में सीक्वेंस प्रोसेस की अगर चेंज होती है और अगर स्मॉलर प्रोसेस पहले आती है तो पहले स्मॉलर प्रोसेस कंप्लीट होगी, देन सेकेंड, देन थर्ड। इस तरह से अगर प्रोसेस उस अल्गोरिथम में उस प्रोसेसर में आती है तो अब एवरेज टाइम 3 आता है, 3 टाइम यूनिट आता है। मींस अगर आपका सीपीयू में प्रोसेस स्मॉलर आएगी और उसके बाद में बिगर रहेगी तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम कम रहेगा। थैंक यू।